सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन। अब बोलेंगे कि ओएस इंस्टॉलेशन की क्या बात हो रही है ना। ओएस इंस्टॉलेशन की बात हम करेंगे आज। अब सुनकर के लगेगा कि ओएस इंस्टॉलेशन तो हमने कई दफ़ा करा है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओएस इंस्टॉलेशन के कई अलग अलग तरीकों, और उनमें से एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके के ओएस इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो ओएस को इंस्टॉल करने का कई तरीका है। इसमें से जो पहला तरीका है या जो सबसे कॉमन तरीका है जिससे सभी लोग इंस्टॉलेशन करते हैं उसे बोलते हैं अटेंडेंट। क्या बोलते हैं? अटेंडेंट इंस्टॉलेशन। पहला जो टाइप है दैट इज अटेंडेंट। दूसरा जो टाइप है ओएस इंस्टॉलेशन का उसे बोलते हैं अनअटेंडेंट। अनअटेंडेंट। और तीसरा जो तरीका होता है उसे कहते हैं डिस्क डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? डिस्क डुप्लीकेशन। डिस्क डुप्लीकेशन। और जो चौथा और आखिरी तरीका है इसे बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट। तीसरा जो तरीका है वो क्या है? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट जब नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉलेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? डिप्लॉयमेंट। अब अगर मान लिया जाए कि मेरे पास एक सिस्टम है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, हमने क्या करा, एक पेन ड्राइव लिया। क्या लिया? एक पेन ड्राइव लिया, और इस पेन ड्राइव के थ्रू पेन ड्राइव को हमने बूटेबल बनाया है। ये हमारा क्या है? एक बूटेबल पेन ड्राइव है। ये क्या है? एक बूटेबल पेन ड्राइव है। और इस पेन ड्राइव को हमने कनेक्ट कर दिया अपने सिस्टम से, और इससे कनेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ इसके थ्रू इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, किसके थ्रू कर रहा हूँ? इसके थ्रू इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, और इसमें सारे प्रोसेस को मैं 1 बाय 1 अटेंड करते हुए परफॉर्म कर रहा हूँ। इट मीन्स कि अगर नेक्स्ट करना है तो भी मुझे करना पड़ रहा है, कोई अगर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो भी करना पड़ रहा है। इट मीन्स कि इंस्टॉलेशन को हमें क्या करना पड़ रहा है? अटेंड करना पड़ रहा है। जैसे आप लोग रिसेंटली लाइनेक्स इंस्टॉल किए तो क्या था वो? अटेंडेंट था कि अनअटेंडेंट? अटेंडेंट था, बिकॉज आपसे हर कुछ पूछ रहा था और आपको हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ रहा था। पार्टीशन कौन सा रखना है, टाइम जोन कौन सा रखना है, कीबोर्ड कौन सा रखना है, इंस्टॉलेशन मोड क्या रखना है, हर कुछ आपने मैनुअली क्या किया? 1 बाय 1 सेलेक्ट किया। तो ये कौन सा इंस्टॉलेशन आपने किया था? अटेंडेंट इंस्टॉलेशन किया था। अगर वही मैं चाहता कि ऐसा हो कि एक लैपटॉप हो या एक डेस्कटॉप हो, इस पे मैं एक पेन ड्राइव कनेक्ट कर दूं। क्या करूं? एक पेन ड्राइव जस्ट कनेक्ट करूं, और इस बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू बस एक बार सिस्टम को क्या कर दूं? बूट कर दूं, और उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली होता रहे। क्या होता रहे? ऑटो होता रहे। मुझे इसके किसी भी सवाल का जवाब देना ना पड़े। इट मीन्स कि इंस्टॉलेशन को हमें अटेंड करना ना पड़े। तो अगर हम चाहते हैं कि इंस्टॉलेशन को अटेंड करना ना पड़े तो इसके लिए कौन सा इंस्टॉलेशन करेंगे हम लोग? अनअटेंडेंट। अनअटेंडेंट इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है कि जिस इंस्टॉलेशन को एक बार आप स्टार्ट कर दिए उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन के टाइम में जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अब आते हैं तीसरे इंस्टॉलेशन के एग्जाम्पल में। मान लीजिए कि मेरे पास एक लैपटॉप था। अब इस लैपटॉप में एक नॉर्मल हार्ड डिस्क लगा हुआ था जिसको हम लोग साटा बोलेंगे। इसके साथ हमारा एक हार्ड डिस्क कनेक्टेड है 500 GB का, लेकिन ये क्या है? साटा हार्ड डिस्क है। अब साटा हार्ड डिस्क होने के कारण ये स्लो था। अब किसी ने बताया हमें कि इसमें साटा को हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए? SSD लगा दीजिए तो फास्ट हो जाएगा, है ना। ये किसी ने सलाह दिया हमें कि साटा लगा दीजिए। अब हमारे ये जो साटा हार्ड ड्राइव था 500 GB वाला, इसमें तो बहुत कुछ मेरा है, ऑफिस का डेटा। अब हम नया वाला जो लेंगे उसमें तो कुछ नहीं रहेगा। तो नए वाले में हमें पहले OS डालना पड़ेगा, फिर सारा ड्राइवर डालना पड़ेगा, फिर सारा डेटा कॉपी करना पड़ेगा, फिर जो जितने भी 75 तरह के सॉफ्टवेयर हमारा इस पर इंस्टॉल है वो सारा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ कि ना? सब का सब इस पे करना पड़ेगा।
अब सोच के देखो कि अगर सबका सब करना पड़ेगा तो कम से कम 4-5 घंटे का काम है अपना, और हेडेक से अलग। तो कितना बढ़िया रहेगा कि इसका क्लोन यहाँ बन जाए, इसका क्या बन जाए, यहाँ पे क्लोन बन जाए। क्या ऐसा कोई तरीका है? इन दोनों हार्ड डिस्क को एक सिस्टम से कनेक्ट कर दें और इसी सिस्टम, इस हार्ड डिस्क का क्लोन कहाँ बना दें, इसके ऊपर। उसके बाद इस वाले हार्ड डिस्क को हम अपने सिस्टम से निकाल देंगे और इसको कनेक्टेड छोड़ देंगे। तो इंस्टॉलेशन के इस तरीके को क्या नाम दिया गया? डिस्क डुप्लीकेशन। अब बढ़ते हैं डिप्लॉयमेंट के तरफ। ये क्या होता है? अब आइए मान लीजिए कि एक केस है जिसमें कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, सपोज काजल ही है, आरा में एग्ज़ाम सेंटर डालना चाह रही है। एग्ज़ाम सेंटर के लिए इसको अप्रूवल भी मिल गया। कितने के लिए? 200 पीसी के लिए इसने डाला था। 200 पीसी के लिए अप्रूवल मिल गया, मतलब 200 पीसी का एक एग्ज़ाम सेंटर है ना, जहाँ एग्ज़ाम चलेगा रेलवे वगैरह का, बैंकिंग वगैरह का, है ना, वो सारा एग्ज़ाम होगा। अब इसके पास क्या है कि 200 पीसी इमेजिन कर लो कि इसके फ्लोर पे लगा हुआ है। लेकिन 200 पीसी अगर फिजिकली लगा दिया गया, सब पे तो ओएस डालना पड़ेगा, और जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है वो सारा रिक्वायर्ड एप्लीकेशन भी डालना पड़ेगा, हाँ कि ना। 200 पीसी है तो इन 200 पीसी पे ओएस डालना होगा, सारा रिक्वायर्ड एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। लेकिन ओएस डालना हो या कुछ भी डालना हो, एग्ज़ाम वाले पीसी में किसी में भी क्या अलाउड नहीं रहेगा? यूएसबी नॉट अलाउड। क्या? सीडी डीवीडी अलाउड? नॉट अलाउड। और इसके पास समय कितना है? मान लो 1 से 2 घंटे का, मात्र टाइम कितना है इसके पास? 1 से 2 घंटे का। और 1 से 2 घंटे में इसको पूरा सेटअप तैयार कर लेना है। क्या हो पाएगा? सीडी भी नहीं, पेन ड्राइव भी नहीं, कुछ भी नहीं, और 200 पीसी रेडी कर लेना है। तो क्या कोई तरीका है? और इसके पास रिसोर्स के नाम पे अपना एक इसके पास लैपटॉप है पुराना वाला, जिसमें एसएसडी लग गया है ना। अब चाहती यही है कि इस लैपटॉप के जरिए ही सारे मशीन पे क्या इंस्टॉल हो जाए? ओएस भी इंस्टॉल हो जाए, एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाए, जो भी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है, और वो भी घंटे भर के अंदर में। तो अगर नेटवर्क के थ्रू मान लो कि इन सभी को एक नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट कर दिया गया, इन सभी को एक नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट कर दिया गया। अब इसी नेटवर्क डिवाइस के थ्रू अगर मैं यहाँ से इन सभी पे ओएस क्या कर पा रहा हूँ? इंस्टॉल कर पा रहा हूँ। तो इसको इंस्टॉल ना बोल करके क्या बोलते हैं? जब नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉलेशन जो होता है तो उसे बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। इट मीन्स कि इंस्टॉलेशन थ्रू द नेटवर्क इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। तो पूरा केस समझ में आया है। अब रही बात कि मुझे ओएस क्या करना है? डिप्लॉय करना है। अब जब ओएस डिप्लॉय करने की बात आती है, ओएस क्या करना है मुझे? डिप्लॉय करना है। तो ओएस डिप्लॉयमेंट की बात अगर हो रही है तो चूंकि हम लोगों का दायरा सीमित नहीं है और हम चाहते भी नहीं कि सीमित रहे, इसीलिए सीसीएनए वाले को भी हम डिप्लॉयमेंट सिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे करना क्या है फ्रेंड्स, ओएस डिप्लॉयमेंट की जब बात आती है तो हमारे पास 2 विकल्प है। क्या? 2 विकल्प, विंडोज और दूसरा क्या है? लाइनक्स। ओएस तो हम लोग इन जनरल यूज करेंगे, और भी बहुत सारा होता है। सोलारिस यूज कर सकते हैं, यूनिक्स यूज कर सकते हैं, एंड्रॉयड यूज कर सकते हैं, मैक यूज कर सकते हैं। अब रही बात विंडोज का, तो विंडोज में ओएस डिप्लॉयमेंट के लिए जो सर्विस दिया गया, जिसका नाम रखा गया WDS। क्या नाम दिया गया है? और ये फैसिलिटी किस में होता है? सर्वर ओएस में। और इधर क्या लिखा हुआ है? सर्विस, क्योंकि सर्विस किस में होगा? सर्वर के पास कि क्लाइंट के पास? सर्वर के पास।
लाइनेक्स की अगर बात करें तो लाइनेक्स में इसी काम को करने के लिए बहुत ही प्यारा सा नाम है। लोग बोलेगा कि इसका क्या संबंध है? की कस्टार्ट। इसका नाम क्या है? की कस्टार्ट। इट मीन्स की ओएस डिप्लॉयमेंट अगर मुझे करना हो विंडोज का तो क्या यूज करेंगे? WDS। और अगर ओएस डिप्लॉयमेंट हमें करना है लाइनेक्स का तो हम क्या यूज करेंगे? की कस्टार्ट। क्या कुछ क्लियर हुआ सीन? आगे बढ़े। तो ये तो समझ में आ गया कि कब हम लोग ओएस डिप्लॉयमेंट करते हैं या फिर ओएस डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है। और बाकी ये इंटरेस्टिंग होगा या नहीं? टाइम भी बचेगा अपना। अब रही बात कि चाहे WDS कॉन्फ़िगर करना हो या की कस्टार्ट, तो आज का हमारा जो पार्ट है वो है WDS। इट मीन्स कि मुझे क्या बनाना है आज? तो मुझे आज सीखना है WDS सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि कैसे हम लोग WDS सर्वर को यूज़ करके एक नेटवर्क में साइमल्टेनियसली डिफरेंट क्लाइंट पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय कर सकते हैं। यही आज का हमारा एजेंडा है। बढ़ा जाए आगे। चलिए, एक पेज चाहिए था। क्या कुछ चाहिए इसके लिए? इसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट? पहले पेज चेंज कर लिया जाए। अब हमें पढ़ना है आज क्या? WDS सर्वर के बारे में, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर के बारे में। तो WDS सर्वर के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होना चाहिए? प्रीरिक्विजिट्स क्या होता है, क्या कुछ हमें चाहिए होगा। तो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे एक सर्वर मशीन चाहिए। क्या चाहिए? एक सर्वर सिस्टम चाहिए। अब सर्वर सिस्टम कहने का मतलब कि हार्डवेयर में सर्वर अगर मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा है। अगर हार्डवेयर सर्वर नहीं मिला, सर्वर सिस्टम अलग एक मशीन ही होता है। देखे भी होंगे, नहीं तो है अपने पास रैक सर्वर उधर रखा हुआ, 3-3 देखा जा सकता है। हाँ, तो एक चीज़ है कि अगर हमारे पास मान लीजिए फिजिकल सर्वर नहीं भी है, फिजिकल सर्वर मशीन नहीं भी है, तो हम अपने नॉर्मल लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप को भी सर्वर की तरह यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो उतना पावरफुल नहीं है, वो नहीं हुआ कि मिलियन ऑफ क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा, एक दो को तो करेगा। अभी हम लोग को क्या करना है? टेस्ट ही तो करना है। तो टेस्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए हम अपने लैपटॉप को नॉर्मल जो हमारा मशीन है जिसमें 4GB 3GB 2GB अगर रैम है उसको भी टेस्ट करने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक नॉर्मल मशीन को ही क्या कर सकते हैं? सर्वर बना सकते हैं, उस पर सर्वर OS को इंस्टॉल करके। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? एक सर्वर सिस्टम लेना है। ये हमारा क्या है? मान लीजिए सर्वर सिस्टम है नंबर 1। अब इस सर्वर सिस्टम के ऊपर क्या करने वाला हूं मैं? सर्वर सिस्टम के ऊपर सबसे पहला चीज क्या करना है मुझे? OS इंस्टॉल करना है। क्या करना है मुझे? इंस्टॉल सर्वर OS। अब अगर हम विंडोज सर्वर की बात करें तो शायद आप लोग को पता होगा कि विंडोज सर्वर का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था? NT से शुरू हुआ था। और NT ब्ला ब्ला, इसको कितना हम लिखें, थक जाएंगे, डॉट 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 2K22 तक पहुंच गया है। अगर आगे भी आया होगा तो हम नहीं कह सकते, हमारे पास हाँ, तो इसीलिए हम डिस्क्लेमर दे दिए, अगर आ गया है तो उसको भी अपडेट कर लिया है। लेकिन बहुत फर्क नहीं है, इसका तो अपना दुकान है, नया प्रोडक्ट नहीं लाएगा तो कैसे होगा। इंडस्ट्री में अभी भी 2K3 भी चल रहा है, ये भी एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए। क्योंकि नया वाला जो फीचर आएगा हमको उसकी जरूरत नहीं है, तो काहे को हम एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो अभी हम लोग इसको करने जा रहे हैं 2K12 के ऊपर। किस सर्वर पे परफॉर्म करेंगे? 2K12 पे। सर्वर का जो सबसे स्टेबल वर्जन इसका था वो 2003 ही था आज तक का, सबसे पावरफुल, सबसे स्टेबल। सब कुछ चलता था कि उड़ता था। हम तो लाइव सर्वर पे देखे हैं ना, और जो आदमी किसी की तारीफ नहीं करते थे वो भी खुश हो गए, जो कभी खर्च नहीं करते थे वो भी बिरयानी खिलाने के लिए तैयार हो।
नेट कॉन्फ़िगरेशन वाला कहानी बताए होंगे कभी आप लोग, वो चीज़ था। मतलब रियल टाइम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के ऑफिस में एक घटना है, लेकिन अभी वीडियो लंबा होगा, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। इंस्टॉल सर्वर। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, पहला स्टेप ये कि मुझे इंस्टॉल कर लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग किसको टारगेट करेंगे, अभी सर्वर 2012 को करेंगे। ऐसे कोई भी आप ले सकते हैं, NT से लेकर के जो भी, लेकिन 2003 से पहले लीजिएगा तो उसका नाम WDS नहीं था, यहाँ तक इसका नाम था रिस। अब इतना डिटेल हर जगह शायद मिले, हमारा पर्सनल है एक्सपीरियंस तो हम लिख दे रहे हैं, याद रख पाइएगा तो अच्छी बात है। इसके आगे का जो वर्जन है इसमें नाम रिस नहीं रहता है, इसमें रिस का नाम बदल के क्या कर दिया गया, WDS। लेकिन सर्वर 2003 तक अगर आप विंडोज डिप्लॉयमेंट के लिए जाइएगा तो नाम क्या मिलेगा आपको, रिस मिलेगा, रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विस बोलते थे। बाद में इसी को चेंज करके क्या कर दिया गया, WDS कर दिया गया। इंस्टॉलेशन हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद क्या करेंगे हम लोग, IP कॉन्फ़िगर करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर IP एंड PDNS तो लिख सकते हैं, सब लोग यहाँ नेटवर्क वाले ही बंदे हैं। PDNS मतलब प्रेफर्ड DNS, जो नहीं है उनके लिए था प्रेफर्ड DNS। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड सेट करना है। हालांकि OS इंस्टॉलेशन के टाइम में ये सब हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, कन्फर्म एडमिन पासवर्ड मस्ट बी इनेबल। कंफर्म कीजिए कि एडमिन पासवर्ड इनेबल है। कंफर्म एडमिन पासवर्ड मस्ट बी इनेबल। इसके बाद क्या कंफर्म करना है, इसके बाद नेक्स्ट हमें इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल ADDS सर्विस टू क्रिएट अ to create a centralized database। ठीक है, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ADDS एक सर्विस का नाम है। जैसे कैसे किसी को अगर बुखार लगा है तो पैरासीटामोल ले लिया, एक गोली का नाम है, तो ADDS एक नेटवर्क में सर्विस का नाम है जिसका नाम है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस। पहले का नाम था, अब इसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। मतलब ये कि अगर मान लो कि एक नेटवर्क की बात करें तो एक नेटवर्क का दो में से कोई एक मॉडल हो सकता है, या वर्क ग्रुप या डोमेन, या वर्क ग्रुप या तो वर्क ग्रुप कहने का मतलब कि डिसेंट्रलाइज जिसमें मैनेजमेंट हो, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो, और डोमेन कहने का मतलब जिसमें सेंट्रलाइज हो। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन तबे ना होगा जब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा। अच्छा एक बात बता, एक घर में 5 लोग हैं, पांचों बढ़िया पैसा कमाता हो, कोई एक दूसरे का बात सुनेगा? एक्सेप्शनल केस में एक आध जगह पे। लेकिन अगर कोई कितनों बिगड़ैल बच्चा हो, लेकिन अगर अभी नहीं कमाता है तो बाबूजी फटकारो लगाएंगे फिर भी सुनेगा, बाहर में भले बोलेगा अच्छा सुन ले रहे अभी भर, लेकिन अभी उसकी मजबूरी है, सुनना ही है। इसलिए कहा जाता है पहले का परिवार क्यों ज्यादा टिकता था, क्योंकि कमाने वाले 1 या 2 होते थे। अगर 2 3 हो गए लेकिन डेटाबेस एक ही के पास रहता था, मतलब सब कमा के उन्हीं के पास रखेंगे जो घर के मुखिया थे। आज के डेट में क्या है, अब तो पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले तो पॉकेट था लेकिन मनी नहीं था। मतलब पर्सनली हमको भी कभी पॉकेट मनी नहीं मिला। हाँ एक जरूरत है तो ले लो, ऐसे आज के डेट में तो छोटा बचपन में मेरा ही पॉकेट मनी का पैसा ही, ये नया कॉन्सेप्ट। तो कहने का क्या मतलब हुआ
कि सेंट्रलाइज डेटाबेस रहेगा तभी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये है नहीं। अगर मान लो आज के डेट में क्यों होता है कि पति पत्नी के बीच ज्यादा तनाव या अलगाव, डिवोर्स के केसेस, क्यों? दोनों कमाने वाले हैं तो भाई समझ लो कि चांसेस लेकिन अगर वो कमाने वाली नहीं है तो रहेगी आराम से। बहुत सारे केस है जो उतना केस डील करेंगे तो अभी फिर हम मनोविज्ञान पे आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि जहां डिपेंडेंसीज होगा वहीं पे कनेक्टिविटी होगा। और कनेक्टिविटी का 3 मेन रूल होता है। किसी से हम कनेक्ट 3 ही रीजन से होते हैं। क्या क्या है 3 रीजन? पहला, डिपेंडेंसीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक हम किसी पे डिपेंडेंट है कनेक्ट रहेंगे, चाहे वो दिल से हो चाहे ऊपर से हो, लेकिन रहेंगे ही, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि कोई बिगड़ाल बच्चा है, घर में रोज बात सुनता है, रोटी खाता है, लेकिन फिर भी उसको जाना ही वहां पे। हाँ, जिस दिन उसको नौकरी लग गई या फिर अलग हो गया, बोलेगा अब अलग, अब बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनेंगे। क्यों? वहां पे डिपेंडेंसीज उसकी खत्म हो गई। तो जहां डिपेंडेंसीज खत्म वहां अलगाव होने के चांसेस है। तो कनेक्शन के लिए पहला रीजन क्या है? डिपेंडेंसीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड रीजन क्या है किसी से कनेक्ट होने का? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी। कोई ट्रेनों में जा रहा है, वो खैनी खाने वाला तुरंत जान पहचान हो जाएगा दूसरे का खैनी खाने वाले से। अगर एक गंजेड़ी है दूसरे का तुरंत कनेक्शन होगा। एक कोई पियक्कड़ है दूसरे से तुरंत जान पहचान हो, भाई तू ही तो मेरा भाई है। कनेक्शन होना ही होना है वहां पे, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ और अगर ये भी साथ में करने लगा, बोला यार तो मेरे ही टाइप का है, तो जहाँ ये फील आ गया ना मेरे ही टाइप का है, तो वहाँ कनेक्शन या बॉन्डिंग बहुत बढ़िया बनता है। दूसरा रीजन ये है कि सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, सेम सोच होनी चाहिए। इसलिए देखते हो कि दुष्टात्मा सब मिला हुआ रहता था एक साथ, है ना। सुर और असुर का 2 अलग अलग कम्युनिटी बन गया। सेम फ्रीक्वेंसी पे जो सोचेगा। तीसरा रीजन होता है केयरिंग। अगर किसी से हम कनेक्टेड नहीं भी हैं, अगर उसका केयरिंग देखेंगे तो हमारा धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसके साथ कनेक्शन बिल्ड होता चला जाएगा। केयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर से 2 तरह का रिलेशन होता है, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। जैसे कि जो बाई बर्थ जो ब्लड रिलेटिव हमारे हैं वो इम्प्लिसिट रिलेशन है, उनको हम चाह के भी खत्म नहीं कर सकते। और जो रिलेशन बनाया गया है एक्सप्लिसिट है, चाहे दोस्त का, पति पत्नी का, किसी का रिलेशन, जो गुरु चेला का, हम ही लोग का, क्या बाई बर्थ थोड़ी है। तो ये जो रिलेशन है एक्सप्लिसिट है, ये कैसे बना है? केयरिंग से। अब कुछ स्टूडेंट लाइफ में ही है, मान लो अभिषेक जी पढ़ाए हैं, इनका भी बहुत सारा चेला रहा होगा, लेकिन कुछ चेला इनको आज भी याद होगा, सब याद नहीं होगा, लेकिन क्यों? कुछ लगा हुआ कि स्पेशल था उसमें। तो एक रीजन केयरिंग भी होता है कनेक्शन का। हम हैं किसी के साथ लेकिन बहुत अटैच नहीं है, ध्यान भी नहीं दे रहे, बहुत बिजी लाइफ में है, लेकिन हर दिन अगर वो आपके लिए पानी ही ला के रख दे रहा है ना, यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन होते होते ध्यान थोड़ा जाएगा उसके तरफ। ये भी एक रीजन। तो अटैचमेंट का 3 रूल, डिपेंडेंसी जो सबसे जरूरी है, और खास तौर से किसके लिए? डोमेन मॉडल नेटवर्क के लिए, सेंट्रलाइज के लिए, कि जाओगे कहाँ, है ना। तो अमेरिका पहले नहीं कहता था अगर बात नहीं मानोगे तो गेहूं सप्लाई बंद कर देंगे, कर दो। जब हमारे पास खुद खाद भंडार हो गया, कर दो। ये बंद कर देंगे, कर दो बंद। अब रसिया काहे नहीं किसी से झुकता है? क्योंकि कोई किसी को धमका दो 2-3 चीजों के लिए। पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए बोला कि हमारे पास तो खुदे बेचे से ज्यादा है। रसिया में बिना वीजा के भी जा सकते हैं। बिना वीजा के जा सकते हैं रसिया, पेपर में दिया पहले बढ़िया से छानबीन कर लेना, क्योंकि इंडियन न्यूज़पेपर का
और न्यूज चैनल का क्रेडिबिलिटी क्या है जरा एक बार देख लेना, रेटिंग, उसके बाद बात करना। जिस कंट्री के मीडिया का क्रेडिबिलिटी इतना नीचे है, क्या भरोसा किया जा सकता है? चलो बात की बात है। क्योंकि बिना वीजा का और बिना पासपोर्ट का रसिया जाना, ये तो मेरे को थोड़ा अनहाइजेनिक लग रहा है। बाकी देख लेना, हो सकता है। हाँ, नेपाल को तो रसिया नहीं समझ बैठा। इंस्टॉल एडीडीएस सर्विस, मतलब मुझे यहाँ एडीडीएस सर्विस इंस्टॉल करना है एक सेंट्रलाइज डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। इसके बाद मुझे यहाँ इंस्टॉल करना होगा, हालांकि ये इंस्टॉल अलग से नहीं करना पड़ेगा। इंस्टॉल डीएनएस सर्विस, इंस्टॉल डीएनएस सर्विस फॉर नेम रिजोल्यूशन, फॉर नेम रिजोल्यूशन। नेम रिजोल्यूशन के लिए मुझे यहाँ क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? डीएनएस सर्विस। जो सीसीएनए वगैरह पढ़े हैं ऑलरेडी जानते हैं कि डीएनएस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नेटवर्क में हम किसी भी रिसोर्स को, किसी भी सर्विस को बाय नेम सर्च करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इंटरनली सर्च होता है बाय आईपी। तो कोई तो हो जो उस नेम को उसके करस्पॉन्डिंग आईपी में कन्वर्ट कर सके, रिजॉल्व कर सके, और वो काम कौन करके देगा मुझे? डीएनएस। हालांकि जब आप एडीडीएस इंस्टॉल करेंगे तो डीएनएस अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, इसलिए इसके लिए बहुत अभी चिंता करने की बात नहीं है। थर्ड जो हमें सर्विस इंस्टॉल करने की जरूरत है, दैट इज आईआईएस। क्या करना है मुझे? इंस्टॉल आईआईएस। अब आईआईएस भी बहुत बुनियादी, बहुत बेसिक एक सर्विस है जिसको कि वेब होस्टिंग के लिए स्पेशली यूज करा जाता है। अगर वेब वेस्ट किसी तरह का कोई भी मैनेजमेंट करना है तो वो हम किसके थ्रू करेंगे? आईआईएस इसके लिए मुझे यूआई प्रोवाइड करता है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद मुझे और क्या चाहिए होगा? आईआईएस इंस्टॉल कर लेंगे। अब मुझे एक पार्टीशन अलग बनाना पड़ेगा सी ड्राइव के अलावा। क्रिएट एक्स्ट्रा पार्टीशन having a space of at least having a space of at least 6 GB, कम से कम 6 GB स्पेस के साथ हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल WDS सर्विस। उसके बाद हमें क्या करना होगा? इमेज ऐड करना होगा। ऐड और जब इमेज की बात आएगी तो यहाँ पे 2 इमेज ऐड करना पड़ता है। एक इंस्टॉलेशन फाइल जिसको बोलते हैं install.vim, और एक हमें करना होता है boot.vim। boot.vim हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने नहीं करा जो बहुत ज़रूरी है, इंस्टॉल DHCP। क्योंकि जब आईपी देंगे नहीं तो क्लाइंट फाइल उठाएगा कैसे? क्योंकि नेटवर्क में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल होना चाहिए, और उसको कहते हैं रूटेड प्रोटोकॉल। और आईपी किसका उदाहरण है? रूटेड प्रोटोकॉल का। उसके बाद मुझे क्या करना होगा? कॉन्फ़िगर करना होगा। क्या करना होगा? कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा DHCP। और कॉन्फ़िगर करने का अर्थ यह है कि आपको यहाँ आईपी
स्कोप बनाना होगा। क्या बनाना होगा? आईपी स्कोप, जिसे कि आप सीसीएनए में आईपी पुल के नाम से पढ़ते हैं, है ना, डीएचसीपी पुल के नाम से पढ़ते हैं। स्कोप आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा? बस रीस्टार्ट कर देना होगा। किसे? नहीं, WDS सर्विस को। तो सर्वर साइड का सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारा कंप्लीट। अब मुझे क्लाइंट साइड से टेस्ट करने के लिए क्लाइंट को नेटवर्क से बूट करना होगा, मतलब उसके बायस सेटिंग में जाना पड़ेगा। आप फर्स्ट बूट डिवाइस किसको बनाएंगे? नेटवर्क को, या F12 बटन को प्रेस करके हम नेटवर्क से डायरेक्ट बूट कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है, अगर याद है तो अच्छी बात। अब ज़रा हम लोग शुरू करें। मुझे नहीं लगता है कि थियोरी में कुछ और डाउट रहा। स्टार्ट करें। तो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हम लोग यहाँ पे VMware मशीन का सहारा लेंगे, वर्चुअल मशीन का सहारा लेंगे। अब मेरे पास पहले से अगर OS है तब तो ठीक, नहीं तो थोड़ा समय लग जाएगा। OS में समय लगेगा तो हम इसको पॉज कर देंगे। अगर स्क्रैच से दिखाना है तो फिर OS इंस्टॉलेशन से ही बताना उचित रहेगा कि मशीन पुराना लेकर के बता दें। क्या बोलते हैं? सर ओएस लेगा सर। हाँ, क्या बोल रहे? कौन? OS इंस्टॉलेशन तो आता है ना आप लोगों को? तो खामखा भी लंबा हो जाएगा। अमन को सिखा देंगे जब आएगा ये। तो ऐसे भी तो अभी ये हाफ छुट्टी पे। हाँ, तो और क्या। हालांकि चलिए, इसलिए इसको बंद ही कर देते हैं। मान लो इस पे कौन कौन सा सर्विस है करा हुआ, ये भी लगेगा कि क्या छोड़ना है, क्या बताना है। 10 मिनट और सही। कि याद है ना इंस्टॉलेशन का, है फोटो खींच के रखे हुए। सर्वर 2012 कहीं दिख रहा है इसमें? ये 60 GB तो नहीं देना है मेरे को, 40 GB बहुत है। इनफैक्ट 40 भी नहीं चाहिए, 30 भी बहुत है। इसको बढ़ा सकता हूँ मैं क्योंकि सर्वर है। CD कनेक्ट कर लेंगे। अब मेरे पास OS ISO में शायद मिल जाएगा तो ठीक है। हाँ, मिल गया।
JB7 3D PPY 2G, हाँ वही चाहिए। W3GGN FT8W3, हाँ Y4M27, हाँ J84CP 4CP Q3BJ9। और यहाँ OS का कौन सा लेना चाहिए हमें एडिशन? ऑफ कोर्स हमें डेटा सेंटर लेना चाहिए। या तो देखिए, जब आपको क्लाइंट OS चूज़ करना हो तो क्लाइंट OS में या तो हम लेंगे प्रोफेशनल या तो लेंगे क्या, इंटरप्राइज, है ना। अब 10 में क्या आता है, प्रोफेशनल आता है, 11 में क्या आता है, प्रोफेशनल आता है। लेकिन अगर मुझे सर्वर में यूज़ करना होगा तो हम क्या लेंगे, डेटा सेंटर लेंगे। स्टैंडर्ड रहेगा तो बहुत लिमिटेड फीचर रहता है उसमें, अलग अलग एडिशन आता है, लाइक वेब एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन है, इंटरप्राइज एडिशन है, डेटा सेंटर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है वो है डेटा सेंटर। तो हम प्रेफर किसे करेंगे, डेटा सेंटर। तो अभी डेटा सेंटर मिल भी रहा है, मतलब इस वर्जन में तो बस यही ऑप्शन है, या तो GY डेटा सेंटर ले लें या CY ले लें। अगर CY लवर है तो CY मोड में जाइए, अगर GY लवर है तो GY मोड में जाइए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस, इसमें क्या कर लेना है, कस्टम ले लेंगे। TCGB का लेकर के बस नेक्स्ट कर देते हैं। अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, OS इंस्टॉलेशन। और इस पे जो OS इंस्टॉल कर रहे हैं वो जो 4 तरीका बताया उसमें से कौन सा तरीका है, अटेंडेंट है, करेक्ट। तो चलने देते हैं जब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है। अभी हम लोग IP एड्रेस सेट कर देंगे। याद रखिए क्या डालना है। 100 192.168 1.100 प्रीफर DNS या जो सर्वर हम बनाएंगे उसी का ही प्रीफर DNS में भी डालते हैं, ठीक ना। हाँ, गेटवे गेटवे हमेशा हम लोग राउटर का, जैसे हम लोग को नेट मिलता है उसका डालते हैं। तो गेटवे अभी हम लोग को इस सर्वर ही है, इस सर्वर का ही अभी गेटवे भी डाल सकते हैं, सर्वर से ही उठाएगा सारा, ठीक है। उसको पता अल्टरनेट मतलब कि जब आपके पास 2 सर्वर है तो 2 सर्वर का IP भी डाल दो, या मान लो कि कभी कभी सर्वर का IP डाले और नेट नहीं चल रहा तो यहाँ पे ग्लोबल DNS भी डालते हैं, जो 4.4888 करके 4.2.2.2 ऐसे कर, ये सब ग्लोबल, जिसको गूगल DNS जिसको बोलते हैं।
आईपी डल गया। ETDS कॉन्फ़िगर कर दिया, बंद कर दिया सर। इसको ओपन कीजिए। नहीं, NCP.cp तो सर्वर वाला सर्वर मैनेजर ना, खाली दवाई में। सर्वर मैनेजर तो हाँ, सर्वर मैनेजर यार एड्रेस एंड फीचर्स में जाइए, वहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी जा के कर सकते। टूल्स में नहीं, इधर मैनेज मैंने सर्विस में एड रोल एंड फीचर्स में जाएंगे। सर्वर जब इंस्टॉल हो जाता है ना, उसका बहुत सारे उसमें सर्विसेज होते हैं। अब आपको जो जो सर्विस का ज़रूरत रहता है वो सर्विस को पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे सर ये बोले ADDS जो बोले हैं, DNS इंस्टॉल करने के लिए अपने आप हो जाएगा। अब एडमिन पासवर्ड हम लोग ऑलरेडी सेट कर, हाँ अभी इसके बाद हम लोग को बोले थे 3 नंबर पॉइंट देखेगा, एडमिन पासवर्ड हम लोग को मस्ट भी इनेबल करना है, जो हम लोग ऑलरेडी लॉग इन करते हैं कर चुके हैं। गलत होगा तो सर हम लोग हाँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसी को सिर्फ सेलेक्ट रखने हैं, नेक्स्ट करेंगे। फिर से नेक्स्ट ऑटोमेटिक आपका सर्वर का। अब एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हम लोग सर्वर का जो नाम रखना है, पहले वो नाम आप चेंज कर लीजिए, जो भी ना हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट विन करके ये नंबर आ रहा है, ठीक ना, तो ये नाम आप लोग को पहले चेंज कर सकते हैं, तो पहले ही आप लोग चेंज कर ले सकते हो। ये लोकल से भी जाके यहाँ पे कंप्यूटर नेम है ना, यहीं पे चले जाइए। जैसे कंप्यूटर का नाम चेंज करना, सिंपल वही तरीका है। फिर WDS SRV करते हैं, ठीक है। हाँ एक बार रिस्टार्ट मांगेगा। एक चीज़ और इसमें हम लोग लिनक्स में पढ़े थे ना कि फायरवॉल को हम लोग को ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी फायरवॉल ऑफ करना पड़ेगा। सर्वर का कॉन्सेप्ट तो सेम ही चलता है। फायरवॉल इसलिए ऑफ करते हैं, पढ़ने के बाद अब फायरवॉल एक सही जा रहा है। फायरवॉल ऑफ हो जाने के बाद ऐसे क्या है ना कि आप अगर शॉर्टकट की याद करें, जो नहीं किए होंगे ना, तो किसी को याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। और ऐसे क्या है, जीवाई से जाने में आपको अच्छा फायरवॉल में हमको कंट्रोल पैनल से भी जाके कर सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे विंडोज फायरवॉल है, यहाँ से उसको ऑफ कर सकते हैं। हाँ आप कंट्रोल पैनल खोलिएगा तो आप लोग को ऐसे दिखेगा। तो आपको देखिए यहीं पे आप कैटेगरी में चेंज करके छोटा आइकॉन कर दीजिए, बहुत सारा आपको डिटेल में आते देगा। नहीं तो कंट्रोल से इसको माउस में स्क्रॉल से कर सकते हैं। आइए पॉज कर दिए थे, अब ये स्टार्ट किए हैं क्या? आईपी डाल दिया। अच्छा आईपी डाल दिए इस पे। आईपी डाल दिए है, सर्वर का नाम लिख दिए सर्वर का नाम फायरवॉल ऑफ कर दिए। अरे वाह, एक बार देख लेते हैं हम लोग आईपी डला है कि नहीं। तो कैसे आईपी कॉन्फ़िग लिख करके आईपी देख लिए 1.100 1.1 नहीं। हाँ हम करेंगे .cpl, क्योंकि विंडोज़ है सेंडिंग ऑर्डर में देता है और लाइनक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में देता है। अब इसका अर्थ नहीं समझ में आया तो बाद में बता देंगे, इसलिए यहाँ 1 लेकर के चल रहा हूँ मैं, ताकि IP 2 से क्लाइंट्स को देना शुरू करेगा।
और अपर लिमिट 254 तक का रहेगा। तो आईपी डाल दिया इस पे। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो कमांड क्या डालना होगा, 1.1 हो गया। अब इसके बाद इसमें चेक कर लेना ये है कि हमारे पास ड्राइव कितना बना हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा ड्राइव भी बना लिया जाए। हाँ, तो बिल्कुल इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डिस्क mg empty.msc। एक्सीलेंट। उसी तरीके से सारा लाइनक्स का कमांड याद कर लेना है, हम रटवा देंगे। जैसे अभी कैसे याद हो गया, स्ट्रिंग वॉल्यूम, बिकॉज इसी से निकाल करके एक पार्टीशन बना लेना है। अच्छा लगता है पर्सनली मुझे कि अगर हम अपना सब कुछ इसी में समर्पित किए हुए हैं, और अगर हमारा बैच का अगर 10 लड़का और 10 अगर अच्छे जगह पे प्लेस होगा तो इससे बड़ा क्या पारितोषिक होगा मेरे लिए। अरे 8, 10, 20 हज़ार रुपया तो है, आज कल ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा स्लो है। नेक्स्ट क्या प्रोसेस कर रहे हैं, पहले हम लोग एक पार्टीशन बनाने के लिए भी प्रोसेस कर रहे हैं ना। उसके बाद इस पे हमें ADDS सर्विस को इंस्टॉल करना होगा। थोड़ा स्लो प्रोसेस है। रैम तो ऑलरेडी 4 GB में दिया होगा, हालांकि विंडोज़ बहुत थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, लाइनक्स वाला फिल नहीं देगा। 8 GB दे ना, 2 4 भी कम नहीं है, नॉट बैड। लैग करेगा सकता है। नहीं कर पाएगा, क्या? पे काम करेगा, लैग करेगा, नहीं करेगा, 4 दिन बाद। प्रोसेस चल रहा है सर्वर पे, तब तक एक क्लाइंट मशीन हम लोग बना लें। इसके लिए हम लोग लिखते हैं VMware, वापस से प्लेयर पे आ जाते हैं। यहाँ आकर के क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, और कोई क्या चूज करेंगे, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लैटर, बिकॉज हमें बाद में ही डालना है। और इस पर क्या डालेंगे हम लोग, विंडोज़ 10 डालेंगे। इस पर क्या डालेंगे, विंडोज़ 10 डालेंगे। और इसका नाम ही डाल देते हैं WDS क्लाइंट। कैसा रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। इसमें हार्ड ड्राइव कितना देना है, मुझे लगता है 20 GB तो एनफ है। 2 GB रैम दे देते हैं। चलिए मशीन भी रेडी है, अब बस इसे प्ले करके देख लेना है। प्ले भी कर देते हैं। इसी क्लाइंट पे हम इस सर्वर के थ्रू OS डलवाएंगे। अभी ये OS के लिए सर्च करेगा बट मिलेगा नहीं इसे, और देना भी नहीं है, ये तो सर्वर से उठाएगा। इतना टाइम तो नहीं देना।
डिस्क मैनेजमेंट। मुझे लगता है एक बार रीस्टार्ट कर दें। ये विंडोज़ का ये सब झमेला है, इसीलिए लाइनक्स ज़्यादा बेहतर लगता है। रीस्टार्ट पेंडिंग, अपडेट पेंडिंग, ये सब कहानी वहाँ पे नहीं है। यहाँ शॉर्टकट क्या होता है वर्चुअल मशीन पे? अल्ट कंट्रोल इंसर्ट, अल्ट कंट्रोल इंसर्ट। लिखता भले ही अल्ट कंट्रोल डेल, बट abc@123 यही होगा ना। और चलिए डिस्क मैनेजमेंट, वापस से यहाँ आना है और क्या करना है? श्रिंक वॉल्यूम। इससे पहले तो हम एक हार्ड डिस्क इस पर अटैच कर देते। हाँ, वो जल्दी हो जाएगा। इसमें भी इतना टाइम नहीं लगता था, पता नहीं अनयूजुअली। हाँ हाँ, तुरंत हो जाता था। कई दफ़ा किए सर्वर 2003 से लेकर के 22 तक। एक नया हार्ड डिस्क अटैच कर दे रहा हूँ मैं एक्चुअली। ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल टाइम ले रहा है, तो हम 10 GB का एक नया हार्ड डिस्क अटैच कर दे रहे हैं। मकसद यही है कि सी पार्टीशन के अलावा, मतलब सिस्टम पार्टीशन के अलावा एक और पार्टीशन चाहिए। अब वो जो हमारा डिस्क था, सी ड्राइव जो था, उसी से एक्वायर करके बना देते या फिर एक अलग से हार्ड डिस्क अटैच कर दिए। तो अभी एक अलग से हार्ड डिस्क अटैच कर दिए। हाँ, तो उसी के लिए बना रहे हैं, अभी नहीं चाहिए, बस इसलिए कर ले रहे हैं। ये नहीं कि सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लें और लास्ट में वो काम नहीं हो पाए, तो इसलिए पहले ही इसको कर ले रहे हैं, क्योंकि ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो हम लोग इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, एट लास्ट जब हम WDS कॉन्फ़िगर करेंगे, उस समय हमें ये वाला पार्टीशन चाहिए, तो इसलिए पार्टीशन पहले ही बना करके रख ले रहे हैं। चलिए, पार्टीशन बन गया। अब उसके बाद क्या करना है? ऐड रोल्स एंड फीचर्स। उसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अभी तक इस पे सबसे पहले ये देख लेना है, OS इंस्टॉल हो गया? जवाब है हाँ, हो गया। IP असाइन हो गया? हो गया। DNS एड्रेस असाइन हो गया? जी हाँ, हो गया। फायरवॉल ऑफ हो गया? हाँ, हो गया। उसके बाद एक पार्टीशन बना लिए, क्रिएट अ पार्टीशन, हाँ बना दिए। उसका टाइम जोन जरा देख लो, टाइम जोन सेट हुआ या नहीं वो देख लेना है। शायद नहीं हुआ होगा, अभी टाइम जोन सेट कर लेना है।
उसके बाद हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है क्या, ADDS एंड DNS, जो एक बार में हो जाएगा। अब ज़रा टाइम जोन का हिसाब किताब मैं देख लूँ, क्या लिखना होगा, डेट टाइम डेट डॉट CPL, और यहाँ जा कर के हम क्या चेंज कर लेंगे, टाइम जोन चेंज कर लेंगे। और टाइम जोन क्या लेंगे हम, +530, +530 कहीं दिखेगा, +530, ये रहा। ओके ओके, चलिए टाइम भी हम लोग चेंज कर दिए। अब क्या करना है सर, अब मुझे बस इंस्टॉल करना है ADDS और DNS को। इसमें से क्या चूज़ करेंगे हम, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को। उसके बाद अभी नहीं, बाद में करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, और उसके बाद DNS को चेक कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो ये बाद में सेलेक्ट करवा लेता, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसको चेक करना है। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अभी क्या हो रहा है, ADDS और DNS इंस्टॉल हो रहा है। जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, किसको, ADDS को। जब ये कॉन्फ़िगर भी कर चुके होंगे, देन आफ्टर हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है IIS को। फिर हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है WDS को। उसके बाद क्या करेंगे, हम अटैच करेंगे इमेज को टू द WDS सर्वर, और उसके बाद फिर क्या कर देंगे, हाँ DSCP नहीं किया अभी तक, नहीं तो इसको ऊपर ही कर लेते हैं। ADDS के बाद यहीं पे हम लोग क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे DSCP को, और उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे DSCP को, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एट लास्ट क्या करेंगे, हम रीस्टार्ट करेंगे किसको, WDS सर्वर को। सर्वर साइड पे यही मुझे पार्ट फॉलो करना है। अब देख लीजिए, ये तो इंस्टॉल हो गया। अब कॉन्फ़िगर करने की बात मैंने जो लिखा था, कॉन्फ़िगर ADDS, वही मैं करने जा रहा हूँ। तो ADDS कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसे क्या करना होता है, प्रमोट करना होता है सर्वर में, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। अब यहाँ 3 ऑप्शन है। अब ये हमारा क्या होगा, नया फॉरेस्ट होगा ना। अब फॉरेस्ट क्या होता है, इसके लिए भी ज़्यादा जोर नहीं डालना है दिमाग, ठीक है। बस ये समझ लेना है कि फॉरेस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डोमेन ट्री होता है। डोमेन ट्री क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डोमेन होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रूट डोमेन में क्या डाल देते हैं, hubnet.net डाल देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही डाला जाता है, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दे रहे हैं। बट नाम जो भी होना चाहिए हायरार्किकल होना चाहिए। अगर अभिषेक भी रख रहे हैं तो अभिषेक.local, अभिषेक.आरा, अभिषेक.दुबे, कुछ न कुछ डॉट के पहले और डॉट के बाद, मतलब हायरार्किकल नेम होना चाहिए। अब ये फंक्शनल लेवल पे ज़्यादा भी जोर नहीं देना है। फंक्शनल लेवल जितना कम रखेंगे उतना बढ़िया है। कम रखेंगे बढ़िया क्यों, क्योंकि बैकवर्ड कॉम्पेटेबिलिटी उतना हाई रहेगा, और जितना हाई रख लेंगे बैकवर्ड कॉम्पेटेबिलिटी उतना लो हो जाएगा। हाँ, फीचर्स ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर लो रहेगा तो हम बाद में हाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार हाई हो गया तो अब जिसको पॉकेट मनी पहले 100 रुपया मिलता था उसको 500 मिलेगा, ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन जिसको 500 मिलता था उसको 100 मिलेगा, वो कूप कर देगा। कूप मतलब समझते हैं ना, विद्रोह कर देगा, बागी बन जाएगा। तो यहाँ जो पासवर्ड डालते हैं वो पासवर्ड डाला जाता है रिस्टोर मोड पासवर्ड, ताकि डेटाबेस को कोई रिमूव ना कर सके, और जब रिमूव करने आएगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। अरे सिर्फ रिमूव करने के लिए नहीं है, रिस्टोर मोड पासवर्ड का मतलब होता है कि जब हमारा ADDS क्रैश करे, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस अगर क्रैश करेगा तो उसको रिस्टोर करने के लिए भी इस पासवर्ड की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसका नाम होता है ADRMS, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड पासवर्ड। अब ये सब बातें तो करने का भी उचित वक्त नहीं है। जब सर्वर पढ़ते हैं, विंडोज सर्वर, तो ये थोड़ा बहुत डिटेल में हम लोग इसको कवर करते हैं। हालांकि विंडोज सर्वर बहुत लेंदियर लगता है। इसमें थ्योरी पढ़ाना तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन लैब दिखाना जो है ना, और ख़ास तौर से जब लैग करना शुरू करता है, रीस्टार्ट जब करवाता है
वो रुलाता है फिर। लाइनक्स में ये सारा समस्या नहीं है, कमांड चलाओ इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, नो रीस्टार्ट रिक्वायर्ड, नो लाइट, कहीं नहीं। हाँ लेकिन आसान भी है। इसमें जो आप कर रहे हैं वही कॉन्फ़िगरेशन लाइनक्स पे होता है निस के नाम से। सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाने के लिए ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाए, उधर यूज़र बनाए, वो कहीं अलग अलग मशीन से लॉगिन करे, ऐसा करने के लिए वहाँ निस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन। निस का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा है, स्क्रिप्ट लिख लो, स्टेप्स फॉलो कीजिए, अलग अलग सारा कमांड लिख करके करना हो। अरे यहाँ क्या है, जिसको थोड़ा अंग्रेजी अच्छी है अगर वो पढ़ लेगा कि प्री रिक्विजिट्स लिखल है तो वो भी कर लेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। यहाँ पे कुछ नहीं है। और वहाँ पे हर एक चीज़ के लिए आपको कमांड याद होना चाहिए, वो भी केस सेंसिटिव। कब अपर केस लिखना है वो भी मैटर करता है, कब लोअर लिखना है। चलिए ये तो पास कर दिया हमें, क्या कह रहा है, ऑल प्री रिक्विजिट्स चेक पास सक्सेसफुली, तो क्या कर दिया जाए, इंस्टॉल। ये क्या क्या चेक करता है जानते हैं, ये 4-5 चीज़ों को चेक करता है। पहला चेक करता है इस पे आईपी डीएनएस है कि नहीं, दूसरा एडमिन पासवर्ड है कि नहीं, तीसरा सिस्टम पार्टीशन पे कम से कम 1.5 GB फ्री डिस्क स्पेस है कि नहीं, कि जो डेटाबेस बनाएंगे उसके लिए चाहिए। इसके अलावा देखता है कि लैन कार्ड प्लग्ड है कि अनप्लग्ड है, अनप्लग्ड रहता तो एरर दे देता है। सिस्टम पार्टीशन जो NTFS से फॉर्मेटेड है कि नहीं, तो ये समस्या 2003 तक आता था। 8 सर्वर से फैट को हटा ही दिया गया, है ही नहीं फैट, वहाँ NTFS ही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को चेक करता है, रेडीनेस चेकिंग जब करता है ये। तो अभी हो क्या रहा है, तो अभी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, उस पर सब पॉलिसी लिखा जा रहा है। जब ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका होगा ADDS का कॉन्फ़िगरेशन, देन आफ्टर क्या करना है, अभी मशीन एक बार रीस्टार्ट भी होगा अपना, क्योंकि अभी ये वर्क ग्रुप में होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे sysdm.cpl, तो अभी ये वर्क ग्रुप में दिखाएगा। अच्छा बदल चुका है, हाँ लगभग कंप्लीट भी होने को था। हाँ नहीं तो ये क्या दिखाता, वर्क ग्रुप दिखाता, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, मतलब ये वर्क ग्रुप से अब डोमेन में आ चुका है। पहले यहाँ यूज़र मैनेजमेंट के लिए लिखना पड़ता lusrmgr.msc, अब क्या लिखना पड़ेगा, dsa.msc। पढ़े होंगे ना आप दोनों, तो पढ़े हैं रिसेंट। लेकिन कमांड लाइन दोनों जगह सेम ही काम करता है, नेट यूज़र है ना, चाहे वो डोमेन में हो या वर्क ग्रुप में। हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग था। हम देखते थे एकदम बकलोल से बकलोल भी स्टूडेंट है जो पूरा MCSE में कुछ नहीं सीखता था। सर्वर 2003 की बात बता रहे हैं, या 8 तक कुछ भी नहीं सीखता था, लेकिन उसको एक चीज़ जरूर सीख जाता था, DC प्रोमो कैसे चलाना है। और वहाँ वाकई मतलब अच्छा फील भी आता था, लिखता था, लोगों को लगता था हाँ लिख रहा है, चलो ये डिक्शनरी क्रिएट हो रहा है। कितना अच्छा रहता है कि जो खेल रहा है इसको जितना पैसा मिल रहा है उसका 10% हम लोग को मिल जाता है। अब इन लोग से बढ़िया किसका जॉब हो सकता है कि बोलता है कि क्या काम करते हो, तो खेलते हैं। खेल रहा मतलब एंटरटेनमेंट भी और पैसे। हाँ? हाँ। लेकिन इन लोगों के साथ एक ही सबसे ज़्यादा समस्या है कि गुटखा गुटखा के जो ऐड करने लगता है स्पोर्ट्स पर्सन होकर के ना, ये एक बहुत रॉन्ग मैसेज जाता है सोसाइटी को। अब अरे अपना बाप से उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता बचपन जितना इन लोग से रहता है। जैसे अभी धोनी है, विराट कोहली है, दोनों के लिए तो देखते हैं कि घर में अपने बाबूजी को लथड़े हुए, अब बाहर ना ये लग रहा है कि यही सेकंड फादर है। तो इन्फ्लुएंस तो बच्चा लोग इसी से होता है। के लिए जानने नहीं देते यार।
जबकि वो धोनी उसको पर्सनली जान वो नहीं करता है। इससे ज़्यादा क्या दुख की बात है? मतलब हम जिसके लिए जान दे रहे हैं उसको ये पता भी नहीं कि मेरे लिए जान दे रहा है। और सोशल मीडिया आने के बाद कुछ ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ा है, नहीं तो ऐसा थोड़ी था कि एज अ प्लेयर कोई सचिन से ज़्यादा ग्रेट हो सकता है। लेकिन उस समय वो एक्सप्रेस करने का उतना शायद प्लेटफॉर्म नहीं था, जरिया नहीं था, उसमें उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, नहीं तो अभी उसको सरपास कर पाना पॉसिबल हुआ है। विराट कोहली को अरे बोलता तो है, बहुत सारे जो विदेशी गेंदबाज रहे हैं वो तो बोलते हैं कि ऑल टाइम ग्रेट। अगर मान लो आज इतने आपके पास सिक्योरिटी है, उस समय कोई सिक्योरिटी नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, और उस समय जो सीमर थे जिनका स्पीड 150 के ऊपरे रहता था, आज तो शायद ही कोई बॉलर का 150 पार कर। अब पहले तो पांचों के पांचों बॉलर अगर है जिसको झेलना है सब 150 के ऊपरे रहता, तो कम नहीं थे उस समय के, वही ग्रेट थे। DRS है वो, अब तो है कि बाइडो के लिए DRS ले लेता, मतलब अंतार का तो कोई जरूरत ही नहीं है, हटा दो ससुरे को। क्या और वो लोग कितना मतलब लिटरली बेइज्जती है ना सर। तो बोले मेरे जैसा रहेगा तो बोलेगा छोड़ो तो हमारा काम है क्या है, जब सब काम खुद ही से डिसीजन लेना है। वाइड दिए नहीं है। देखो ये हो गया ADDS का कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे क्या करना है, इस पे IIS और DSCP इस दोनों को एक साथ कर लें। तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए कहीं देखेगा, और एक देखेगा क्या DSCP कहीं दिखेगा। इन दोनों को मैं चेक करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, रीस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड, इंस्टॉल। भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट DSCP कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। यही रहेगा। क्रेडेंशियल क्या यूज़ होगा, एडमिन का यूज़र नेम वगैरह कुछ नहीं डालना है। क्या कर देते हैं, कमिट क्लोज। आइए कंप्लीट DSCP कॉन्फ़िगरेशन है तो कर ही चुके ना, अब क्या पूछ रहा है, चलो क्लोज क्लोज कर देते हैं इसको। अब मुझे DSCP पे क्या करना है, चलिए मैं स्टेप दिखा देता हूँ एक बार। इसके बाद अच्छा वो तो रीस्टार्ट हुआ, बंद हो गया होगा फाइल, खैर कोई नहीं। DSCP का कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड डालना होता है DSCP mgmt.msc। कल जो पढ़ा है CCNA में उसके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, देख लो इसी बहाने कि सर्वर पे कैसे होता है DSCP का कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ जाएंगे हम लोग IP वर्जन 4 पे, और यहाँ जाकर के मुझे स्कोप क्रिएट करना पड़ता है। क्या करना होता है, तो न्यू स्कोप करोगे जो वहाँ पे DSCP पुल के नाम से क्रिएट करते थे। स्कोप का नाम क्या रखते हैं, WDS है ना, फॉर क्लाइंट्स। कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। स्टार्टिंग IP क्या देना है, स्टार्टिंग IP देना है मुझे 1.10 से, और एंडिंग IP क्या होगा, तो डिपेंड करता है कि कितने मेरे नेटवर्क में क्लाइंट है। 100 बहुत है अभी के लिए, उसी के हिसाब से यहाँ सबनेट मास्क डाल देंगे, जो कि क्लासफुल यूज़ करना है। अगर क्लासलेस यूज़ करना होगा तो यहाँ से डाल दो, देखो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो सबनेटिंग भी भूल गए उनके लिए यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या, 24 उत्तरी, अब सही है। नेक्स्ट कर दूं, किसी एड्रेस को एक्सक्लूड भी करना है नहीं। कितने देर के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये लिस्ट पे देगा IP, 8 दिनों के लिए।
अभी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है। अभी कॉन्फ़िगर करना है, यस। अब ये पूछेगा गेटवे, गेटवे क्या होगा, मतलब गेटवे वही होगा जो अभी हमारे लिए राउटर के जैसा काम करेगा। नेक्स्ट, अब ये पूछेगा डोमेन कौन सा है, यही है। सर्वर का नाम भी बदले थे क्या, DSSRV ये देख लेगा, रिजॉल्व कर लिया, हाँ इसका मतलब DNS भी चंगा काम कर रहा है। अगर ये रिजॉल्व नहीं करता तो समझ लेते कि DNS में कोई प्रॉब्लम है अभी। अब ये विन सर्वर, वो DNS का पुराना भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो विंस को हम लोग नहीं करते। आई वांट टू एक्टिवेट स्कोप नाउ, हाँ बिल्कुल, फिनिश कर देते हैं। तो स्कोप भी हमारा रेडी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मुझे क्या करना है, WDS इस पे कॉन्फ़िगर करना है। तो WDS कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो WDS कॉन्फ़िगर करने के लिए वही पहले इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग कहाँ आएंगे, फिर वही ऐड रोल्स एंड फीचर्स। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या दिखेगा, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस, देखिएगा कहीं तो बताइएगा हमें भी। ये रहा विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस, इसको मैंने चेक करा, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। इन दोनों को चेक ही रखेंगे, डिप्लॉयमेंट सर्वर को रीस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड कर देंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। और जिसको विंडोज़ में नहीं समझ में आएगा वो लाइनेक्स तो उसके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ GUI मोड है। नेक्स्ट फिनिश, कुछ ऑप्शन जो आ रहा है वो आपके पास अगर उस के बारे में, उस कीवर्ड के बारे में नॉलेज है तो आराम से आप समझ के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या हुआ, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। आगे बढ़ाएं, क्लोज कर देते हैं इसको। अब मुझे WDS को कॉन्फ़िगर करना है सर, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आप टूल पे चलोगे, और टूल में कहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको, कहीं विंडोज़ डिप्लॉयमेंट है, यही तो है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस। अब उसके बाद कहाँ चलेंगे, हम सर्वर पे आएंगे। अब इस सर्वर को क्या करेंगे हम, कॉन्फ़िगर। सर्वर को क्या करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद क्या, कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये खुद बोल देता है कि भाई क्या क्या चाहिए मेरे को, किसके लिए, WDS के लिए। तो WDS के लिए पहले ADDS चाहिए था, जी हाँ, और DNS भी चाहिए ही था, उसके अलावा DSCP चाहिए था, हाँ बिल्कुल, DNS चाहिए था, एकदम सही बात। NTFS एक एक्स्ट्रा NTFS पार्टीशन चाहिए था। तो सारा कुछ तो मैंने कर ही रखा है, वेरी गुड। मतलब जो हम लोग थियोरी पढ़े थे वो भी सही पढ़े थे, एक क्रॉस चेक हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब क्या चूज़ करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेटेड विथ एक्टिव डायरेक्टरी। AD के साथ ही ना इसको डिप्लॉय करना है कि स्टैंड अलोन, नहीं AD के साथ करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपको पाथ चेंज करना होगा। तो हमारा जो पार्टीशन एक्स्ट्रा बना था उसका क्या था, ई ना, ड्राइव लेटर क्या था, ई था। तो कुछ चेंज मत कीजिए, बस यहाँ क्लिक कीजिए और इसको ई कर दीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। इन दोनों को चेक रखिए, क्योंकि DSCP को तो लिसन करेगा तब ना IP मिलेगा क्लाइंट को। नेक्स्ट कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि क्लाइंट को कैसे रिस्पॉन्ड करें। PXE मतलब होता है प्री बूट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, मतलब बूट करने से पहले जो क्लाइंट को इन्वायरमेंट दिया जाएगा, जिस वो इन्वायरमेंट में क्लाइंट का अप्रूवल कैसे होगा, क्या क्लाइंट को डिनाई करना है कि अप्रूव करना है, या अप्रूव करने से पहले क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए सर्वर से। 3 ऑप्शन यहाँ पे आता है। डू नॉट रिस्पॉन्ड मतलब क्लाइंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे तो बनाएंगे क्यों भाई, कोई मतलब ही नहीं है। रिस्पॉन्ड ओनली नोन क्लाइंट्स, ये भी सही नहीं है, पहले हमको लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा। और ये क्या है, रिस्पॉन्ड सबको करेंगे लेकिन पहले सर्वर से अप्रूवल होगा उसके बाद। तो ये वाला ऑप्शन चेक कर देंगे। इसको चेक नहीं करेंगे तो कोई भी रिक्वेस्ट करेगा और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। आप देख लीजिए कैसा है। अगर अप्रूवल भी चाहिए इंस्टॉलेशन क्लाइंट पे होने से पहले सर्वर साइड से, तो इसको चेक करेंगे। अगर हम चाहते हैं क्लाइंट रिक्वेस्ट करे और डायरेक्ट इंस्टॉलेशन होने लगे क्लाइंट पे, तो इसको चेक मत कीजिए, लेकिन हम चेक करके रखेंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट, फिनिश। अब देखिए ये रेडी हो गया अपना। अब मुझे यहाँ क्या करना है, इमेज अटैच करना है। तो इमेज अटैच करने के लिए पहले इमेज लगा तो लें विंडोज़ वाला। अब यहाँ एक समस्या और आ सकता है, क्योंकि नया वाला जो विंडोज़ का इमेज होता है, और मेरे पास जो विंडोज़ का इमेज था उसमें भी 1-2 क्रप्ट था। अब पता नहीं कौन वाला काम करेगा, ट्राई करके देखते हैं। मुझे इसमें से चाहिए क्या, boot.vim, और तो ऐड बूट इमेज पे जाएंगे
हाँ इंस्टॉल डॉट बीम। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं दिस पीसी में, इमेज तो अटैच किए हैं अभी, इसमें आ जाते हैं हम कहाँ पे, रिसोर्सेज, रिसोर्स में ही दिखता है, डायरेक्ट सपोर्ट में दिख जाएगा या सोर्स में दिख जाएगा, किसमें, सपोर्ट या सोर्स में, सोर्स इसमें क्या दिख रहा है, चलो मिल तो गया, बुट डॉट बीम मिल गया। बस करप्टेड ना हो तो समझ लीजिए कि हमारा काम बस होने को ही है। हाँ अब एक चीज़ और बता दें, लेटेस्ट वाला जो आप विंडोज 10 यूज़ कीजिएगा उसमें आपको ESD मिलेगा, डॉट बीम फाइल नहीं मिलेगा। तो आपको डॉट ESD फाइल को डॉट बीम फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे, मेरे पास पुराना वाला था, हम अटैच कर दिए। आप जब करने जाइएगा हो सकता है कि आपके पास लेटेस्ट विंडोज 10 हो तो उसमें आपको डॉट बीम फाइल नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा लेकिन boot डॉट ESD मिलेगा, इंस्टॉल डॉट ESD मिलेगा। तो उसे क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी बता देंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसके बाद कहाँ जाते हैं हम लोग, इंस्टॉल इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल इमेज पे आएंगे, जो भी नाम देना है आप दे दीजिए, मान लीजिए विन क्लाइंट ऐसा कुछ दे देते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है फाइल का, अब इतना वैरायटी देना है क्या यूज़र को ना, यूज़र को इतना चॉइस देंगे तो अटैच होने में समय लगेगा, तो इतना तो देना भी नहीं है। बस यूज़र को 2 चॉइस देते हैं ताकि चॉइस सिलेक्शन कैसे होता है वो समझाया जा सके। एक दे देते हैं विंडोज़ 10 प्रो और एक दे देते हैं विंडोज़ 10 होम। ये 2 तो दिया जा सकता है, प्रो और होम। नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, 2 ही इमेज ऐड करेगा, अगर सारा लेते तो टाइम भी ज़्यादा लगता है यूजुअल। तो अब सोचो कि कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब बस सर्वर साइड पे एक ही काम करना है, WDS को रीस्टार्ट करना है। तो उसके बाद क्लाइंट साइड से जा करके नेटवर्क से क्लाइंट को बूट करना है, F12 प्रेस करना है ताकि नेटवर्क से फाइल को लोड करना शुरू करें। WDS का कॉन्फ़िगरेशन बहुत लेंदी है, इसीलिए पहले लोग ADS करवाते हैं, DNS करवाएंगे, DHCP करवाएंगे, तब जाकर के इसके ऊपर और इसका कॉन्फ़िगरेशन इससे भी थोड़ा और लेंदियर था। उसके लिए कुछ और सर्विसेज चाहिए था, FTP वगैरह, तो वो सब जाकर के वहाँ से, यहाँ तो IIS के साथ FTP बाय डिफ़ॉल्ट मिल जा रहा है। उसके लिए आपको control@cpl, 2 लिख करके जा करके इंस्टॉल करना पड़ता है। वहाँ पे आपके पास ये जो सर्वर मैनेजर भी है ना टूल, वो नहीं मिलता है। तो चलिए ये भी हो गया हमारा, फिनिश कर लें। अब अगर बात करें इसको क्या करने का, स्टार्ट करने का, तो राइट क्लिक करते हैं, ऑल टास्क पे चलेंगे और क्या कर लेंगे, इसे तो स्टार्ट कर लेंगे। चलिए अगर ये स्टार्ट हो गया तो समझ लीजिए कि सारा कॉन्फ़िगरेशन सही हुआ है। अब यहाँ करके देखेंगे पेंडिंग डिवाइस में अभी कोई रिक्वेस्ट आया नहीं, रिक्वेस्ट भेजेंगे तब तो आएगा। चलिए रिक्वेस्ट भेजेंगे हम लोग, हमारे पास कोई क्लाइंट मशीन है जो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है। इसे हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे ऑल्ट कंट्रोल इंसर्ट से। अब ये नेट पहले IP के लिए ट्राई करेगा। IP ले लिया, अब ले तो लिया लेकिन हमें यहाँ F12 प्रेस करने में देर हो गया। फिर से जब ये IP उठा ले तो हमें अंदर क्या करना है, F12 प्रेस करना है। जैसे ही IP ये ऑप्ट करेगा, देखिए जैसे ही IP उठाया हमने क्या शॉर्टकट प्रेस किया, F12। अब ये क्या कर रहा है, लोड कर रहा है।
अब मैं फुल स्क्रीन में कर दूँ तो आपको शायद समझ में आएगा। ये किससे लोड कर रहा है फाइल? 192.168.1.1 कौन है? सर्वर। अब यहाँ यूज़र का एक ऑथेंटिकेशन होगा, पूछेगा। अब या तो यूज़र अकाउंट बना दिया जाए सर्वर पे या फिर एडमिन से यहाँ से बना दिया जाए। चलिए, आपकी बात भी सही है, बना लेते हैं। तो आइए लाइनेक्स वाले स्टाइल में ही करेंगे। नेट यूज़र और यूज़र का नाम क्या डाल देते हैं? काजल ही डाल देते हैं। माइनॉरिटी में है, ऐसे हर जगह माइनॉरिटी को ज़्यादा प्रिविलेज दिया ही जाता है। नेट यूज़र, और ये चलिए एक यूज़र अकाउंट बन गया। हम इसी यूज़र अकाउंट का क्रेडेंशियल यूज़ करेंगे। पुराने टाइम में एक इशू आता था जब रिस्क के थ्रू इंस्टॉलेशन करते थे वो, अगर लैन कार्ड PXE इनेबल्ड नहीं रहा तो वहाँ इशू आता था। उसके लिए अलग से हमें बैच फाइल बना करके डालना होता। लेकिन लैन कार्ड में जब से बाय डिफ़ॉल्ट फीचर आने लगा PXE बूट का, रिबूट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट का, तब से वो सारा समस्या नहीं रहता है। बस आपको अपने बायोस में जा करके फर्स्ट बूट ऑर्डर चेंज करके फर्स्ट बूट डिवाइस बना लेना है नेटवर्क पर बस। और बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बूट डिजेबल भी रहता है सिक्योरिटी रीज़न से, इसलिए बायोस में जा करके आपको क्या कर लेना है, सर्वर पे फायरवॉल वगैरह बंद है ना? अगर इमेज करप्ट रहा तो इशू ये कंटिन्यू होगा। तो इमेज पे मुझे डाउट है, मैं पहले भी बोला था, अगर इमेज में कोई किए थे तो विंडोज़ 10 का अगर इमेज का प्रॉब्लम रहेगा तब तो अभी कुछ नहीं करा जा सकता। अगर उसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो कोई एरर नहीं आना है। लेकिन इस चीज़ को फिजिकल पे करके देखिए, नहीं तो फिर विंडोज़ 10 का एक दूसरा इमेज देंगे, उससे हम लोग करेंगे। एंटायर प्रोसेस यही है। सेम प्रोसेस अगर आप वर्चुअल पे भी फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा, फिजिकल पे करेंगे तब तो मिलना ही। और कोशिश कीजिए फिजिकल पे ही करने की।
बस किसी नॉर्मल लैपटॉप को भी आप सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे इवन हमने तो ये किया है कि वर्चुअल पे ही विंडोज डाल, हमारे लैपटॉप पे वर्चुअल पीसी है उसमें सर्वर डाल दिए और इसको कनेक्ट कर दिया स्विच से सारा मशीन कनेक्टेड है, उसी के थ्रू एक साथ सब पे ओएस डाल देंगे। बस जा कर के मुझे VMware में एक सेटिंग करना पड़ेगा, क्या फिजिकल से कनेक्ट करने के लिए क्या सेटिंग करना पड़ता है, ब्रिज कनेक्शन करना पड़ता है, बस वही कर देना। इतना तो क्लियर है कि बूट कर रहा है, नहीं तो सेटअप इज स्टार्टिंग नहीं आता। अब अगर फाइल करप्टेड रहेगा विंडोज़ का तो फिर एंट्रप्ट करेगा और वही एरर आया था। अब देख लेते हैं एक बार और, अगर एरर कंटिन्यू करेगा तो हम लोग आज डिसकंटिन्यू कर जाएंगे। अब सर्वर पे अपने आप चला जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, हाँ कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हाँ, होगा, उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है सर, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। ये है विंडोज़ डिप्लॉयमेंट, उसके लिए है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। उसका काम पे सर्विस, हाँ उसका सर्विस कहाँ पे एक्टिवेट करना है? उसी तरीके से एक और इसमें होता है, पॉलिसीज़ के थ्रू जाके करना होता है। हाँ, उसको बोला जाता है ग्रुप पॉलिसी। अब ग्रुप पॉलिसी में भी वहाँ पे करते हैं डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसीज़। यही सब तो मेन है विंडोज़ को चलने का कारण, क्योंकि विंडोज़ का जो एक्टिव डायरेक्टरी मॉडल है ना वो बहुत ही बेहतरीन बनाया है उसने। तो एडी का मॉडल इसका बहुत बेहतरीन है और एडी का जो सबसे पावरफुल फीचर लगता है मेरे को पर्सनली वो है इसका ग्रुप पॉलिसी, डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसी और डोमेन कंट्रोलर सिक्योरिटी पॉलिसी। अब जैसे कि कोई यूज़र जैसे ही लॉगिन करे तो अगर वो अकाउंटेंट है तो उसके जिस मशीन पे लॉगिन करे वहीं पे टैली उसको मिल जाए। अगर कोई HR है जैसे ही लॉगिन करे तो HR के लिए जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ वो उसको मिल जाए। तो ये सारा काम हम सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के थ्रू करते हैं। और सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट होता है किसके थ्रू? थ्रू द पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी के। चलिए सेम इशू तो हम लोग डिसकंटिन्यू करते हैं, इसको आप ट्राई कीजिए।